नमस्कार दोस्तों, उड़ान इस एकेडमी की इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं मोहम्मद रियाज खान आप सभी का स्वागत करता हूं। सीजीपीएससी प्री और व्यापम के विद्यार्थियों के लिए एमसीक्यूज की चलाई गई इस श्रृंखला में मैं आपके सामने फिर एक बार इंडियन ज्योग्राफी कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। और इस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि उड़ान इस एकेडमी ने शिक्षक भर्ती परीक्षा और सीटेट की संपूर्ण तैयारी के लिए 20 नवंबर को एक बैच स्टार्ट किया, जिसका समय होगा 5:30 से 8:30। हमारे यहाँ के सीनियर फैकल्टी जिनमें रवि सर गणित विषय को लेंगे, हिंदी सुधीर सर, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र प्रदीप सर, कंप्यूटर एवं इंग्लिश दिव्या मैम, छत्तीसगढ़ ऋषि सर और पर्यावरण अनीस सर लेंगे। इसके अलावा ये बैच ऑफलाइन, ऑनलाइन और रिकॉर्डेड मोड पे अवेलेबल करवाई जाएगी। आपको प्रत्येक क्लासेस का रिकॉर्डेड वीडियो आपको प्रोवाइड होगा। पूरा पाठ्यक्रम का कवर किया जाएगा। इसमें फीस बहुत ही नॉमिनल रहेगी। और इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या उड़ान इस एकेडमी के मेन ब्रांच या सिटी प्लाजा ब्रांच में आकर संपर्क भी कर सकते हैं। चलिए अब बिना विलंब किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो प्रश्न होगा वो ये है, कथन और कारण का ये प्रश्न है। कथन कहता है कि उत्तरी पर्वतों से निकलने वाली नदियां निचले भाग में नदीय द्वीपों का निर्माण करती है। तो यहाँ पर आप बात समझिएगा, उत्तरी पर्वतों से जब नदियां पर्वतों से निकलती है तो उसका वेग तीव्र होता है, ठीक है, और यह नदी अपर्दन करती हुई नजर आती है। और जब नदी निचले हिस्से में पहुंच जाती है, यानी कि मैदानी प्रदेश में पहुंच जाती है, तो मैदानों में उसकी ढाल क्या हो जाती है, मंद हो जाती है। और ढाल के मंद होने की वजह से नदी जो है वह अवसादों को बहा नहीं पाती, जिसकी वजह से वहां पर नदी द्वीपों का क्या देखने को मिलता है, निर्माण देखने को मिलता है। आप देखिएगा यहाँ पर कि जब नदी बह रही है और अचानक कोई स्थल वाला भाग को अगर वो अपरदित नहीं कर पा रही है तो वो दो भागों में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी और फिर पुनः मिलकर फिर सीधे मार्ग में बहने लगेगी। तो ये जो संरचना का निर्माण हो रहा है इसे हम क्या कहते हैं, नदी द्वीप कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप है, जो ब्रह्मपुत्र नदी में है, उड़ीसा में है, ब्रह्मपुत्र नदी पे है और असम में है। चलिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो पहला कथन है ये आपका सही है कि पर्वतों से निकलने पर नदियां निचले भाग में नदी द्वीपों निर्माण करती है। अब कारण क्या है, उत्तरी पर्वतों से निकलने वाली नदियों के निचले भाग में, यानी कि जो नदियां पर्वतों से निकल रही है उसके निचले भाग में, यानी कि बात हो रही है मैदानी क्षेत्र में, ढाल तीव्र होने के कारण। यार मैदानों में नदी तीव्र ढाल में थोड़ी ना बहेगी, नदी तो मंद ढाल में बहेगी, धीमी गति से बहेगी, और इसके कारण नदी का बहाव तेज हो जाता है। तो ये आपका पूरा स्टेटमेंट, ये लाइन ही गलत हो जा रहा है कि मैदानी भाग में नदी का ढाल क्या हो जा रहा है, तीव्र हो जा रहा है, और उसका वेग क्या हो जा रहा है, बहाव तेज हो जा रहा है। तो ये गलत हो जाएगा। हाँ, अगर यही बोला जाता है कि पर्वतों पे ढाल तीव्र है तो बात समझ में भी आती, मैदानों में ढाल क्या हो जा रही है, मंद हो जा रही है। तो ये कारण गलत है लेकिन कथन सही है। अब यहाँ पर देखिए, अगर ऑप्शंस को आप देखेंगे तो ए और आर यानी कथन और कारण दोनों सही है, और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या है। और दूसरा जो ऑप्शन है उसमें ये कह रहा है कि दोनों सही है लेकिन जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता। लेकिन तीसरा ऑप्शन कहता है कि ए यानी कि कथन सही है किंतु आर यानी कारण गलत है। तो बिल्कुल कथन सही है और कारण गलत है, इसका मतलब सही जवाब होगा सी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि सिंधु नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करिए। अब सिंधु नदी की सहायक नदियों की बात हो रही है। हालांकि सिंधु की, अगर ये एक नदी बह रही है सिंधु, जिसकी दाईं ओर की आने वाली सहायक नदी और बाईं ओर की सहायक नदी, तो दाईं ओर की सहायक नदियों में प्रमुख रूप से आप देखेंगे श्योक नदी, इसके अलावा गिलगित नदी, इसके अलावा काबुल नदी और गोमल नदी। ये आपकी मुख्य नदियां दाईं ओर की है। जबकि बाईं ओर की सहायक नदियों में आप देखिएगा झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, व्यास नदी और सतलज नदी। यहाँ पे ये नदियों का क्रम भी उत्तर से दक्षिण की ओर बता रहा हूं मैं, या फिर थोड़ा सा और बेहतर समझें तो ये हो गई सिंधु नदी, ये झेलम नदी, ये चिनाब नदी जो सिंधु में जाकर मिलेगी, ये फिर रावी नदी जो चिनाब में जाकर मिलेगी, व्यास नदी और जो सतलज में जाकर मिलेगी, और सतलज नदी जो चिनाब में जाकर मिलेगी। ये हो गया सिंधु, सबसे उत्तर में सिंधु, फिर उसके बाद झेलम, उसके बाद चिनाब, उसके बाद रावी, फिर ये हो गया आपका व्यास, और सबसे नीचे हो गई आपकी सतलज नदी। तो यहां पर समझना होगा कि व्यास नदी सतलज में आकर मिल रही है, रावी और झेलम नदी चिनाब में जाकर मिल रही है,
सतलज नदी चिनाब में जाकर मिल रही है और चिनाब नदी सिंधु में जाकर मिल रही है, इस बात का ख्याल रखें। यहां पर आप देखेंगे कि क्रम अगर पूछ रहा है तो यहां पर सबसे पहले ये देखिए झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, व्यास नहीं दिया ऑप्शन में, सतलज नदी, मतलब दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा। तो दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। हालांकि बहुत टफ सवाल नहीं है ये, इजी सवाल है। अगर आपको क्रम पता रहेगा तो आप आसानी से इसे बना लेंगे। अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कहता है कि नदी अपवाह प्रतिरूप ड्रेनेज पैटर्न की बात कर रहा है कि संदर्भ में नीचे दिए गए सूची को मिलाइए। सूची 1 में उसकी एक छोटी सी डेफिनेशन दिया हुआ है और सूची 2 में यह बताया है कि ये कौन सा पैटर्न है। पहला, अपवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखा के अनुरूप हो, उसे कौन सा अपवाह प्रतिरूप कहते हैं? तो याद रखिएगा, जिनका पैटर्न पेड़ की शाखा हो, ऑब्वियस सी बात है वो होगा वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप। इस अपवाह प्रतिरूप में सहायक नदियां मुख्य नदी में वृक्ष की शाखाओं की तरह, यानी पेड़ की शाखाओं की तरह आकर मिलती है, उसे कहते हैं वृक्षाकार प्रतिरूप। अब यहां पे दूसरा, जब नदी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती है, तो ये पर्वत हो या पठार हो या कोई भी प्रकार से उच्च भूमि हो, तो अगर किसी उच्च भूमि से यानी उच्चावत से अगर कोई नदी निकल रही है और वो किसी भी दिशा में, मतलब एक दिशा फिक्स नहीं है, वो किसी भी दिशा में बह रही है, मतलब इसी उच्च भूमि से निकलने वाली एक या एक से अधिक नदी किसी भी दिशा में क्या हो रही है, निकल के बह रही है। एग्जाम्पल है इसका अमरकंटक का पठार। अमरकंटक का पठार जहां से सोन नदी उत्तर की तरफ बहती है, सोन नदी उत्तर की तरफ बहती है और नर्मदा नदी जो है वो पश्चिम की तरफ बहती है। इसके अलावा और भी नदी होती तो वो भी किसी भी दिशा में बहती। तो अगर किसी उच्च भूमि से या पर्वत से या पठार से निकलकर नदी किसी भी दिशाओं में बह रही है तो उसे बोलते हैं अरीय या अपकेंद्रीय, अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप। देखिए, एक अपकेंद्रीय है और एक अभिकेंद्रीय। बहुत आसान है इस बात को समझना। अभी का मतलब अंदर की ओर और अपकेंद्रीय मतलब बाहर की ओर। अगर बाहर की नदियां अगर किसी एक जगह पर, झील वगैरह जगह पर आकर मिल रही है तो वो अभी केंद्रीय कहलाएगा। और अप का मतलब होता है कि अगर वो किसी जगह से नदी बाहर की तरफ जा रही है तो अपकेंद्रीय। ऐसे ही होता है अभिकेंद्रीय बल और एक होता है अपकेंद्रीय बल। सेम चीज, अंदर की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल, बाहर की ओर लगने वाला बल अपकेंद्रीय बल। ऐसे ही होता है अपतटीय या अभितटीय क्षेत्र। तट के अंदर वाले क्षेत्र को बोलते हैं अभितटीय क्षेत्र और तट के बाहर वाले क्षेत्र को बोलते हैं अपतटीय क्षेत्र। तो ये आसान है समझना, अभी और अप का मतलब। इसके अलावा यहां पर देख रहे हैं अरी को ही क्या कहते हैं, अपकेंद्रीय कहते हैं। तो आप दोनों समझिएगा, अरीय या अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप। तो बी का हो गया तीसरा नंबर। और तीसरा सी क्या कह रहा है कि जब मुख्य नदी एक दूसरे के समानांतर एवं सहायक नदियों उनसे समकोण पर आकर मिलती है। यहां पर बात समझिएगा कि अगर एक मुख्य नदी है और बाकी जितनी भी नदियां हैं वो समकोण पर आकर मिल रही है, समानांतर बह रही है, फिर आकर मिलेगी। इस टाइप की अगर कोई नदी हो जो समकोण का निर्माण कर रही है, जहां पर भी नदी मिलेगी वहां पर 90 डिग्री कोण बनेगा, तो ऐसे को बोलते हैं आयताकार अपवाह प्रतिरूप या फिर जालीनुमा प्रतिरूप। जालीनुमा मतलब जालियां बनती है, तो आप देखेंगे कि ऐसे जालियां बनती है, ठीक है। तो ये हो गई जाली। तो जाली मतलब कितने डिग्री कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। इसी को जालीदार जालीनुमा प्रतिरूप या इसी को आयताकार अपवाह प्रतिरूप, एपी शॉर्टकट में आयताकार अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। तो ये हो गया तीसरे का पहला, मतलब सी का पहला। और अब क्या कह रहा हूं कि जब सभी दिशाओं से नदियां बहकर किसी झील या गर्त में विसर्जित होती है, आएगी बहुत सारी जगहों से नदी और किसी एक जगह पर, चाहे वो झील हो या फिर गर्त यानी खाई में आकर क्या हो जाए, विलीन हो जाए, मिल जाए, वहीं पर खत्म हो जाए, तो वो हो जाती है क्या, अब चारों दिशाओं से आ रही है नदी। मैंने बताया अभी केंद्रीय मतलब केंद्र की ओर आने वाली नदी। तो अगर बहुत सारी नदियां किसी एक पर्टिकुलर जगह पर आ रही है तो वो डेफिनेटली क्या कहलाएगा, अभी केंद्रीय। तो क्रम क्या बन गया, दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा। दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा। तो दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। चलिए अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि गंगा नदी तंत्र के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। बात हो रही है गंगा नदी की। अब तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि गंगा नदी मध्य या लघु, याद रखिएगा मध्य हिमालय को ही हम लघु हिमालय कहते हैं, इसे हम निम्न हिमालय भी कहते हैं, इसे हम हिमाचल
हिमालय भी कहते हैं, इनके कई नाम है मध्य हिमालय के, को काटकर काटेगी ही काटेगी। क्यों? क्योंकि जहां गंगा नदी ग्रेट हिमालय से निकलती है, ग्रेट हिमालय की कई नदियां मिलकर देवप्रयाग में गंगा बनती है, जिनमें से एक अलकनंदा और एक भागीरथी मुख्य रूप से जानी जाती है। जहां अलकनंदा नदी जो है उत्तराखंड के सतोपन ग्लेशियर से निकलती है और वहीं पर भागीरथी नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो ये सब कहां पर है? ग्रेट हिमालय के ग्लेशियर है। तो ग्रेट हिमालय से निकलने वाली नदी जो होगी वो मिड हिमालय से होकर बहेगी। देखिए, ग्रेट हिमालय, मिड हिमालय और शिवालिक हिमालय। जो ग्रेट हिमालय की नदी है वो मिड हिमालय को काटते हुए आगे की ओर बढ़ेगी। तो यही कहना कि काटकर तंग महाखड्डों का, तंग मतलब जहां पे सकरी जगह है, तो नदी जो होती है वो मिड हिमालय के सकरे से, ठीक है, महाखड्ड यानी कि गड्ढे से होकर बहती है। ठीक है, तो ये ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है गंगा नदी हरिद्वार के पास पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। ठीक है, गंगा नदी देवप्रयाग में, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं तो देवप्रयाग वो जगह है जहां पर अलकनंदा और भागीरथी, ये दो नदियां आकर क्या होती है? मिलती है, और उसके बाद ये क्या कहलाती है? गंगा। हालांकि अलकनंदा नदी अपने प्रवाह के दौरान 5 नदियों के साथ मिलकर 5 प्रयागों का निर्माण करेगी, जिसमें एक है विष्णु प्रयाग, फिर उसके बाद नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। तो यहाँ पे बहुत सारी नदियां आकर मिलेगी और उसके बाद फाइनली देवप्रयाग मिलने के बाद वो क्या कहलाएगी? गंगा कहलाएगी। और गंगा नदी हरिद्वार से पहले, हालांकि ये सब कहाँ नदियां बह रही है? उत्तराखंड में, और उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है तो बता दीजिएगा पर्वतीय प्रदेश है, यानी कि गंगा नदी और या फिर उसके पहले की अग्र नदियां या उसकी अग्र शाखाएं जो है वो सब के सब कहाँ बह रही है? उत्तराखंड के पर्वतीय प्रदेश में बह रही है। अभी पूरी ये नदियां कहाँ पर बह रही है? पर्वतों में बह रही है, और एक जगह आएगी हरिद्वार, जिसके बाद गंगा नदी पर्वतों को त्याग कर कहाँ बहेगी? मैदानों में बहती है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है कि पीरम द्वीप के समीप यह नदी बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। तो भैया एक बात समझ लीजिए, पीरम द्वीप की बात करें तो ये जो आपकी खंभात की खाड़ी है, यहां पर दीव, पीरम, बेट, ठीक है, भोसला, फिर आलिया बेट और ये खदिया बेट, ये 5 द्वीप हैं जो खंभात की खाड़ी में है। तो पीरम द्वीप जो है वो पहले तो यही समझ जाइए खंभात की खाड़ी में है। इसका मतलब ये है कि गंगा नदी जो है वो पूर्व की तरफ जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाती है। तो अरब सागर से इसका कोई मतलब तो है नहीं, मतलब ये वैसे भी गलत हो रहा है। यह पीरम द्वीप के समीप यह नदी बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। तो बंगाल की खाड़ी में पीरम द्वीप नहीं है, ये कहां पर है? अरब सागर में है। ठीक है, तो पहला ये चीज। दूसरा, अगर गंगा नदी की हम बात कर ही रहे हैं तो गंगा नदी जो है, अगर हम गंगा नदी की बात कर ही रहे हैं तो गंगा नदी जो है वो पश्चिम बंगाल के फरक्का बैराज के बाद 2 भागों में बढ़ जाएगी। एक जो बांग्लादेश में जाती है पद्मा के नाम से, और दूसरी पश्चिम बंगाल में बहने वाली नदी जिसको हम क्या बोलते हैं? हुगली। अब यही जो हुगली नदी है ये पश्चिम बंगाल के हल्दिया में समुद्र में जाकर क्या हो जाती है? मिल जाती है। हल्दिया जो हुगली का क्या हो गया? मुहाना, यानी ये हुगली का मुहाना है, इट मीन्स गंगा का मुहाना है। यानी भारत में गंगा का मुहाना कहां पर है? तो बता दीजिएगा हल्दिया वो जगह है जहां के बाद वो बांग्लादेश में, बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाती है? मिल जाती है। ठीक है, तो हल्दिया हुगली नदी का मुहाना है, यानी कि गंगा का मुहाना है, जहां के बाद ये बंगाल की खाड़ी में क्या हो जा रही है? मिल जा रही है। इस बात का ख्याल रखें। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, यानी कि पहला दूसरा सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2 ये इनका सही जवाब होगा। अब बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। चलिए, अब हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। पहला स्टेटमेंट कह रहा है सोन नदी गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। तो अगर आपको गंगा नदी के बारे में थोड़ा बहुत भी पता है तो आपको यह पता होगा कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी का नाम है यमुना। 1370 किलोमीटर की लंबाई है। यमुना सबसे लंबी सहायक नदी है गंगा की। और रही बात पश्चिमी, तो पश्चिम में यमुना जरूर है, पश्चिमी नदी जरूर है, पश्चिमी सहायक नदी जरूर है, लेकिन लंबी यमुना, सोन की बात करें तो सोन, ये देखिए, ये अगर गंगा नदी बह रही है तो ये आपका जो यमुना नदी है ये यमुना नदी हो गई, ये आकर मिल रही है सोन, और उसके बाद हुगली नदी में आकर मिलेगी दामोदर नदी। तो हो ये रहा है कि गंगा की सबसे पश्चिमी, तो गंगा की सबसे पश्चिमी जो नदी है वो यमुना है। ठीक है, तो ये सोन गलत हो जाएगा, वैसे ही गलत हो जाएगा। और साथ ही साथ सबसे लंबी सहायक नदी सोन नहीं बल्कि क्या है? यमुना है।
तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, महानंदा गंगा की सब एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो पश्चिम बंगाल में गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली सबसे अंतिम सहायक नदी है। तो यहां पर और समझ जाइएगा, गंगा की सहायक नदियों में राम गंगा, फिर गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। महानंदा नदी जो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलने वाली नदी जो गंगा में आकर गोदावरी घाट में जाकर मिल जाती है, पश्चिम बंगाल के गोदावरी घाट में जाकर मिल जाती है। तो महानंदा नदी गंगा के सबसे अंतिम पश्चिम की ओर, ओवरऑल अंतिम बोला जा सकता है। तो गंगा की सबसे अंतिम सहायक नदी का नाम है महानंदा नदी, और गंगा की सबसे पहली सहायक नदी, फर्स्ट ट्रिब्यूटरी रामगंगा है, और अगर बात करें लास्ट ट्रिब्यूटरी की तो वो है आपकी महानंदा। तो महानंदा गंगा की सबसे अंतिम सहायक नदी है। ठीक है, जो कहां पर बात कर रहे हैं, यहां पे प्रश्न को और समझिएगा, बाएं तट पर, बाएं तट पे मतलब ये हो गया आपका दायां तट, ये इस तरफ हो गया आपका दायां, और ये हो गया आपका बायां तट। तो यहां पर आपसे बोला ये जा रहा है कि महानंदा गंगा की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है, बिल्कुल, जो पश्चिम बंगाल में, ठीक, पश्चिम बंगाल में गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। तो बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है, और ठीक है, बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। चलिए ठीक है, चलिए अब यहां पे दूसरा क्या हो गया, सही हो गया, और पहला क्या हो गया, गलत हो गया। तो वो क्या पूछ रहा है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो दूसरा सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा सही जवाब। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। अब कृष्णा नदी की बात करते हैं, तो याद रखिए कृष्णा नदी की सहायक नदियों में मालप्रभा नदी, ठीक है, घाटप्रभा नदी, तुंगभद्रा नदी, ठीक है, इसके अलावा भीमा नदी, मूसी नदी, ठीक है, इसके अलावा मुनेरू नदी, मालप्रभा नदी, घाटप्रभा नदी। हालांकि ये भीमा, मूसी, मुनेरू ये आपकी बाईं ओर से आने वाली सहायक नदी है, और मालप्रभा नदी, घाटप्रभा नदी और तुंगभद्रा नदी ये आपकी दाईं ओर से आने वाली सहायक नदी है। लेकिन लक्ष्मण तीर्थ नदी की बात करें तो ये कृष्णा की सहायक नदी नहीं है, ये आपकी कावेरी की सहायक नदी है। याद रखिएगा, कावेरी की सहायक नदी है। यानी कि पूछ ये रहा है कि इनमें से कौन सी नदियां कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो पहला, दूसरा, तीसरा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी, पहला, दूसरा, तीसरा, ये आपका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। चलिए हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में झील दिया हुआ है, सूची 2 में राज्य दिया हुआ है। अब अगर झील का सेक्शन आता है तो आपको सारी झील रटनी होगी राज्यवार। आप राज्य के हिसाब से सारे झीलों की लिस्ट बनाइए और उसे याद कर लीजिए, ताकि झील से आने वाले क्वेश्चंस आपके लिए आसान हो जाए। पहला, लोकटक झील, आप जानते हैं कि ये मणिपुर में है। चिल्का झील, ये भी आसान है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, उड़ीसा में है। भीमताल झील, कभी भी ताल जैसा कोई भी चीज आएगा, ठीक है, तो वो सब कहां पर देखने को मिलेगा, उत्तराखंड में। तो भीमताल उत्तराखंड में। और आप जानते हैं पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे बनने वाला एक झील है, बेसिकली ये लैगून झील है, चिल्का झील एक लैगून झील है, तो ये आपको पता रहना चाहिए। तो पुलिकट झील जो है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे बनता है, दोनों के बॉर्डर पे है झील, ठीक है। यानी कि सही जवाब होगा दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा। तो दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गोदावरी नदी के संदर्भ में गलत है। देखिए यहाँ पे बकायदा एकदम अलग से हाईलाइट करिएगा, गलत पूछ रहा है तो सही को अलग रखिएगा, गलत को अलग रखिएगा, फिर अलग बताइए, गलत बताइएगा। फिर गोदावरी नदी का उद्गम नासिक के निकट त्र्यंबकेश्वर में पश्चिमी घाट से निकलती है। तो पश्चिमी घाट की एक पहाड़ी है त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी, जो महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये आपका बिल्कुल सही है। दूसरा, इस नदी की प्रमुख सहायक नदियों में मंजीरा, प्राणहिता, इंद्रावती और सबरी। देखिए इसकी गोदावरी की बाईं ओर से आने वाली सहायक नदियों में इंद्रावती नदी, सबरी नदी, प्राणहिता नदी, ये तीन है।
इसके अलावा दाईं ओर से आने वाली सहायक नदियों प्रवरा, मंजीरा और मनेर नदी, मुख्य रूप से ये नदियां हैं, तो ये बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि प्राणहिता वर्धा, पेनगंगा और वेनगंगा के संगम से बनती है। पेनगंगा नदी में वर्धा नदी आकर मिलती है, उसके बाद पेनगंगा और वेनगंगा मिलकर प्राणहिता के नाम से बहती हुई महाराष्ट्र और तेलंगाना की सीमा बनाते हुए गोदावरी नदी में जाकर मिल जाती है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। लेकिन अब जब पहला, दूसरा, तीसरा सही हो गया तो चौथा तो डेफिनेटली गलत ही होगा, ठीक। लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लीजिएगा, यह केवल महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में बहते हुए प्रवाहित होती है। तो आपको बता दूं कि गोदावरी नदी महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना और तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश में क्या होती है, प्रवाहित होती है। ये आपकी जो गोदावरी नदी है उड़ीसा में प्रवाहित नहीं होती है, ये याद रखिए, उड़ीसा में नहीं बहती है ये गोदावरी नदी, ठीक है। तो महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में नहीं बहती, इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत होगा। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखते हैं, सेर, दूधी, शक्कर, तवा, बरना आदि किस नदी की सहायक नदी है? तो पहला ऑप्शन है ताप्ती, दूसरा सोन, तीसरा गोदावरी और चौथा इनमें से कोई नहीं। ऐसा लग रहा है कि शक्कर, दूधी, शेर, तवा, ठीक है, ये सब किसकी सहायक नदी हो सकती है भैया? ये सब तो नाम है, ठीक है। तो आप वैसे भी इनमें से कोई नदी अगर लगाते हैं तो भी सही होगा। और दूसरा ये है सहायक नदी किसकी? नर्मदा की। नर्मदा की वैसे सहायक नदियां इंपॉर्टेंट नहीं होती, क्योंकि एक तरफ विंध्याचल है तो एक तरफ सतपुड़ा है, दोनों के बीच में बहने वाली ये ब्रज घाटी बहने वाली नर्मदा नदी है, ठीक है। लेकिन इसकी छोटी छोटी सहायक नदी है जिनके नाम शेर, दूधी, शक्कर, तवा, बरना, ठीक है, ये सब सहायक नदी है। तो सही जवाब होगा नर्मदा। चूंकि ऑप्शन में नर्मदा नहीं है इसलिए इनमें से कोई नहीं सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत के अपवाह तंत्र प्रारूप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, यमुना और सोन गंगा की दाहिने तट की मुख्य सहायक नदी है। बिल्कुल, यमुना और सोन गंगा के दाहिने तट की मुख्य सहायक नदी है, बिल्कुल सही है। यमुना, सोन और दामोदर ये गंगा की दाहिने तट पर मिलने वाली मुख्य सहायक नदियां हैं। फिर दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि सतलुज नदी मानसरोवर के निकट राक्षस ताल झील से निकलती है। ये जो सतलुज नदी है वो मानसरोवर झील के निकट राक्षसताल झील से निकलती है, जबकि यही मानसरोवर झील के निकट सोनोख्या ग्लेशियर से सिंधु नदी और चेमा युंगनू ग्लेशियर से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। यही मानसरोवर झील का निकट वाला एरिया है, ठीक है, जहां से 3 नदियां निकलती है अलग अलग जगहों से। तो ये भी सही है। फिर स्वर्ण रेखा नदी गंगा की एक सहायक नदी है। तो गंगा की सहायक नदियों में स्वर्ण रेखा नदी कोई सहायक नदी नहीं है, ये एक इंडिविजुअल नदी है जो झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा बहते हुए उड़ीसा में समुद्र में मिल जाती है, ठीक है। तो ये स्वर्ण रेखा नदी जो है वो आपका गंगा की सहायक नदी नहीं है। इसका मतलब ये है कि 2 सही है और 1 गलत है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? क्या पूछ रहा है? सही है। तो पहला और दूसरा ये 2 स्टेटमेंट आपके क्या है? सही है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो ये है हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न। भारत के अपवाह तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला, हिमालयी नदियां सदाबहार है। सदाबहार मतलब सदा नीरा है, जबकि दक्कन की बहुत सारी नदियां यानी साउथ की बहुत सारी नदियां सदाबहार नहीं है। बिल्कुल, प्रायद्वीपीय पठार में दक्कन का पठार आता है, तो प्रायद्वीपीय पठार हो या दक्कन का पठार हो, वहां की नदियां सदा नीरा नहीं है, सदाबहार नहीं है। गर्मियों के मौसम में नदियां यहाँ की सूख जाती हैं, जबकि हिमालय की नदियां नहीं सूखती। क्यों? क्योंकि इनको वर्षा का जल तो प्राप्त होता ही है, साथ में ग्लेशियर का पिघला हुआ जल भी इनको प्राप्त होता है। तो इनका सोर्स एक नहीं है, 2 है, वर्षा का जल भी और ग्लेशियर का पिघला हुआ जल दोनों, इसलिए नदियां सदाबहार होती हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट, भारत में तीसरी सबसे बड़ी नदी घाटी कौन सी? गोदावरी। तो आपको बता दूं कि बात अगर बड़ी नदी की करें तो कोई भी नदी बड़ी होती है अपने अपवाह क्षेत्र से, यानी कि जल ग्रहण क्षेत्र से, और अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से सर्वाधिक भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा। और दूसरी सबसे बड़ी नदी अपवाह क्षेत्र की ड्रेनेज सिस्टम की, ड्रेनेज एरिया की बात करें,
ड्रेनेज एरिया की बात करें तो वो दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, दूसरी सबसे बड़ी नदी भारत की कौन है, वो गोदावरी है। ठीक है, तो तीसरी सबसे बड़ी नदी घाटी गोदावरी की है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन में अगर दूसरा होता तो सही जवाब होता, तो ये गलत हो गया आपका यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा लूनी नदी, मच्छू तथा घग्गर नदी अंतर्देशीय अपवाह तंत्र के उदाहरण है। अब अंतर्देशीय यानी अंतःस्थलीय, इसी को क्या बोलते हैं, अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र। इसका मतलब यह है कि वे नदियां जो अपने उद्गम से निकलती तो है लेकिन समुद्र में मिलने से पहले ही स्थल में क्या हो जाती है, ठीक है, लुप्त हो जाती है, मरुस्थलीकरण की वजह से, रेगिस्तान की वजह से, वाष्पीकरण की वजह से। ठीक है, वो समुद्र तक पहुंच ही नहीं पाती, स्थल में ही खत्म हो जाती है। लूनी नदी, मच्छू नदी, घग्गर नदी, ये सब अंतःस्थलीय नदियों में से आती है, अंतर्देशीय नदियां भी इनको कह सकते हैं। ये बिल्कुल सही है, तो तीसरा भी सही है, तो पहला तीसरा सही है, लेकिन दूसरा गलत है। तो आप पूछ रहे उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो सही में पहला और तीसरा सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, पहला और तीसरा। चलिए अब बात करते हैं अपने सबसे आखिरी प्रश्न की। नदियों तथा सहायक नदियों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, नहीं है बोला। देखिए, गोदावरी नदी, सहायक नदी, इंद्रावती नदी, सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, गंगा नदी, पेन गंगा नदी, तो गंगा पेन गंगा बोल के कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कंफ्यूज होने का नहीं, क्योंकि पेन गंगा, ठीक है, वेन गंगा, वर्धा, ठीक है, इंद्रावती नदी, सबरी नदी, ये आपकी गोदावरी की सहायक नदी है, न कि गंगा की, तो ये गलत हो गया। इसके अलावा कृष्णा की भीमा, ठीक, लूनी की सुकरी, ये सब सहायक नदियां हैं, लेकिन क्या नहीं है, तो गंगा का पेन गंगा नहीं है। ये ऑप्शन नंबर बी जो है, चूंकि ये गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूं जल्द ही आपके पास अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।